कि क्या भारत ने किसी को गुलाम कर रखा है? नहीं, तो ऑब्वियसली भारत से नहीं मांग रहे हैं। भारत से नहीं मेरे भाइयों, भारत में आजादी मांग रहे हैं। और से और में फर्क होता है। अंग्रेजों जिसने भी उस रात कन्हैया को सुना आज तक उस कन्हैया को भुला नहीं सका। कन्हैया की आजादी में गरीबी से लेकर सामंती सोच से आजादी सब शामिल होती चली गई। कन्हैया ने आजादी को फिर से भारत के सार्वजनिक स्पेस में इज्जत के साथ और बड़े मकसद के साथ स्थापित कर दिया। यही उसकी खूबी थी और यही था कन्हैया। उन दिनों दिल्ली ही नहीं देश भर में जेएनयू को लेकर कितना जहर फैलाया गया, लेकिन 3 मार्च 2016 के अपने भाषण से कन्हैया ने बता दिया जेएनयू की ट्रेनिंग कैसी होती है, उसकी पढ़ाई कैसी होती है। उस रात वह देखने में एक आम छात्र की तरह लग रहा था, मगर बातें उसकी सयानी थी, एकदम 100% सियासी। वही कन्हैया पिछले 7 साल में तप कर जूझ कर राजनीति का धीरज सीखकर इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बनकर दिल्ली आया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं होगा, उन सपनों का भी चुनाव होगा जिसे फरवरी मार्च 2016 में इस देश ने गंवा दिया था। कन्हैया की बातों में आज भी उस रात की बातें खनकती रहती हैं। आज अगर इस मंच पर खड़ा होकर के प्रत्याशी बन करके मैं भाषण दे पा रहा हूँ, सरकार के आंख में आंख डाल करके सवाल पूछ रहा हूँ, उनकी टैंकों से नहीं घबरा रहा, उनकी ईडी से नहीं घबरा रहा, उनकी बंदूकों से नहीं घबरा रहा, उनकी जेल से हमको नहीं डर लग रहा, क्योंकि हमारे पास संविधान की ताकत है। इसीलिए आज हम हाथ में प्रस्तावना लेकर आए हैं। कन्हैया की भाषा में जेएनयू की पढ़ाई की शालीनता और कुलीनता और खेत खलियानों की सहज बुद्धि की बातें दोनों नजर आती हैं। वो ऐसी भाषा लेकर आ गया कि गोदी मीडिया के एंकरों की जुबान लड़खड़ा गई। कन्हैया की भाषा में गांव भी था और महानगर का आत्मविश्वास भी। कन्हैया का जेएनयू का एक साथी उमर खालिद इसी उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के एक साजिशकर्ता के रूप में जेल में बंद कर दिया गया। उमर खालिद और कन्हैया दोनों को टारगेट किया गया, दोनों जेल गए, लेकिन उमर खालिद की लड़ाई कन्हैया से भी बड़ी हो गई और लंबी हो गई। जेल में 3 साल से अधिक समय हो गए, उमर खालिद को जमानत नहीं मिली है। अब उसी उत्तर पूर्वी दिल्ली में उमर खालिद का एक साथी गरजने लगा है। एक नेता है देश में, कहते हैं कि टेलर दिखाएंगे, साहेब हम आपको असली सलीमा दिखाएंगे कि मेरा नाम कन्हैया है। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, आपने हमको जेल में डाला। आप इस देश के विपक्ष के मुंह पर ताला लगाना चाहते हैं, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं। जब आपने हमको जेल में डाला था उसी तिहाड़ में, तो वहां से निकल करके हमने इस देश की सत्ता को चुनौती दिया था। हमने कहा था कि जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। याद रखिएगा ये वो देश है कि हम सहते भी हैं और जब पानी सर से ऊपर उठ जाए तो अपनी पूरी ताकत से उसके खिलाफ लड़ते भी हैं। ये याद रखिएगा कि जब जब इस देश में सत्ता अहंकारी होती है, जब जब इस देश में पाप बढ़ता है, जब जब इस देश में अत्याचार बढ़ता है, तब तब उस अत्याचार के खिलाफ न्याय का एक आरंभ होता है, न्याय की लड़ाई की शुरुआत होती है। और एक बात, क्योंकि मेरा नाम कन्हैया है। आगे चलकर कन्हैया खुद को डॉक्टर कन्हैया कहता है। कन्हैया हमसे उम्र में छोटे हैं तो यह छूट ले रहा हूं, वरना उम्मीदवार को बाइज्जत कहते हैं ही कहना चाहिए, कहता है नहीं कहना चाहिए। कन्हैया के भाषणों के आगे मनोज तिवारी का गाना एक बार फिर से फीका पड़ सकता है। अब किसी को याद नहीं, लेकिन 2009 में मनोज तिवारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और उनसे हार चुके हैं। मनोज तिवारी 2014 में सांसद बने उत्तर पूर्वी दिल्ली से। बीजेपी ने उन्हें इसी सीट से तीसरी बार टिकट दिया है। मनोज तिवारी कुछ भी कर लें, चुनाव जीत भी जाएं, मगर बोलने में कन्हैया का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मनोज तिवारी को इस बार गा कर नहीं, बोलकर कन्हैया का मुकाबला करना पड़ेगा। मनोज तिवारी के गाने कुछ अच्छे भी हैं, मगर ज्यादातर इतने अश्लील हैं कि आप सुन नहीं सकते, ना परिवार में सुना सकते हैं, उस मोदी परिवार में भी नहीं बजा सकते जिसका टैग मनोज तिवारी अपने ट्विटर हैंडल पर लगाकर घूमते हैं, और ना इस गाने को राजनीतिक रैलियों में चला सकते हैं। मनोज तिवारी पर भी कभी बाहरी होने का आरोप लगा था, आज मनोज तिवारी कन्हैया पर बाहरी होने के आरोप लगा देते हैं। आखिरी बात ये कि मेरी कहानी और आपकी कहानी बहुत अलग नहीं है। जब मैं पहली बार दिल्ली में संसद का प्रत्याशी बना की ओर से, इंडिया अलायंस की ओर से, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया आई
कि मैं बाहरी आदमी हूं। बोलिए, बिहारी आदमी को बाहरी कहना एक नया बात है? बिहारी को तो बाहरी कहते हैं ना जी। लेकिन याद रखिएगा कि बिहारी जिसको आप बाहरी कहते हैं, वो अगर आता नहीं तो आपका रोड नहीं साफ हो पाता, आप टेम्पो में नहीं चढ़ पाते, आपकी सड़कें नहीं बनती, आपका बिल्डिंग नहीं बनता। और हम खाली मजदूरी नहीं करते हैं, हम गृह मंत्रालय जहाँ जैसा के पप्पा बैठते हैं वहाँ सेक्रेटरी भी बनते हैं। और ये इस देश के संविधान की ताकत है, एक आंगनबाड़ी का बच्चा भी पीएचडी करके ऑल इंडिया रैंक 1 ला करके अपने नाम में काम से डॉक्टर कन्हैया कुमार लगा सकता है। इस देश के संविधान की ताकत है। एक ही सांस में कन्हैया ने बिहार और जेएनयू दोनों से अपने रिश्ते को जोड़ दिया, सामने रख दिया। जेएनयू को अपनी पीएचडी की उच्चतम डिग्री के माध्यम से सामने रखा और बिहार के जरिए बाहरी होने की बात को काटा। क्या कन्हैया की तरह मनोज तिवारी भी अपनी डिग्री और वाक्पटुता का इस तरह प्रदर्शन कर सकते हैं? कन्हैया हर जवाब की तैयारी के साथ मैदान में कूदा है। मनोज तिवारी को लगता है कि कन्हैया पर फिर से टुकड़े टुकड़े गैंग का आरोप चिपका दिया जाएगा, जेएनयू से होने के कारण उसे देश विरोधी बता दिया जाएगा। तो मनोज तिवारी को जेएनयू की वाइस चांसलर शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित का यह बयान ध्यान से सुनना चाहिए, जो उन्होंने पीटीआई को इंटरव्यू में दिया और जिसे छापा दैनिक जागरण ने। यह इंटरव्यू 19 अप्रैल को दैनिक जागरण में छपा है और मैं उनके ही शब्दों को पढ़ रहा हूं कि जेएनयू कभी भी राष्ट्र विरोधी या टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा नहीं था। संस्थान हमेशा असहमति, बहस और लोकतंत्र को बढ़ावा देता आया है और देता रहेगा। जिन छात्रों पर नारेबाजी में शामिल होने का आरोप लगाया गया, उन्हें टुकड़े टुकड़े गिरोह का सदस्य बताया गया। वह एक ऐसा चरण था जब दोनों पक्षों में गलतियां थी। मुझे लगता है कि नेतृत्व ने इसे नियंत्रित करने के तरीके में गलतियां की। किसी भी विश्वविद्यालय में 10% सिरफिरे होते हैं। यह केवल जेएनयू नहीं है, यह नेतृत्व के बारे में है कि हम लोगों से कैसे निपटते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम राष्ट्र विरोधी या टुकड़े टुकड़े हैं। विश्वविद्यालय कभी भी राष्ट्र विरोधी नहीं था। जब मैंने पढ़ाई की, परिसर में वाम वर्चस्व का चरम था, तब भी कोई राष्ट्र विरोधी नहीं था। यह जेएनयू की वाइस चांसलर का इंटरव्यू है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों को सुनना चाहिए, उससे पहले मनोज तिवारी को। एबीवीपी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, क्योंकि हम लोग सच में लोकतांत्रिक लोग हैं। हम लोग सचमुच का संविधान में भरोसा करते हैं। इसीलिए एबीवीपी को दुश्मन की तरह नहीं, विपक्ष की तरह देखते हैं। और क्या इसके बाद भी मनोज तिवारी टुकड़े टुकड़े गैंग का राग अलापेंगे? फरवरी मार्च 2016 की घटना है। पटियाला कोर्ट में वकीलों ने कन्हैया को घेर कर पीट दिया। हर तरफ से यह लड़का दिल्ली में घिरा रहा, लेकिन टिका रहा। जेल से आने के बाद कन्हैया की एक किताब भी छपकर आई, बिहार टू तिहाड़। यह किताब 2016 में ही आ गई। जेएनयू केस में कुछ हुआ भी नहीं। 2016 की घटना थी, जब 2019 में पूछा जाने लगा कि चार्जशीट कहां है, तो चुनाव से 3 महीने पहले चार्जशीट पेश की जाती है। आज 2024 है। कन्हैया मोदी सरकार के खिलाफ लंबी चौड़ी चार्जशीट लेकर दिल्ली के मैदान में खड़ा हो गया है। नामांकन के बाद कन्हैया ने अपने भाषण में लड़ाई का मकसद साफ कर दिया। कन्हैया का नामांकन एक बड़ी राजनीतिक घटना है। उसकी उम्मीदवारी कई मायनों में जोरदार भी है। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शुरू से लेकर अंत तक शामिल रहा, यात्रा भी पूरी की। आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी के अलावा कन्हैया भी भारत जोड़ो पदयात्रियों में से एक है, जो चुनावी मैदान में उतरा है। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। कन्हैया आज जब अपना पर्चा भरने गया तो लोगों ने कंधे पर उठा लिया। बाद में कन्हैया ई रिक्शा से नामांकन भरने के लिए रवाना हुआ और हाथ में संविधान की प्रस्तावना का फ्रेम उठाए रखा। विपक्ष के लिए यह लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है। कन्हैया के नामांकन की रैली में इंडिया गठबंधन की मजबूती भी नजर आई। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी साथ में थे। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय भी थे। कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी, सीपीएम के भी झंडे लहरा रहे थे। सभी दलों के कार्यकर्ता थे। आज दिल्ली में नामांकन भरने की आखिरी तारीख थी। दिल्ली में 25 मई को मतदान होने हैं। कन्हैया अपने अंदाज में लौट आया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सोचिए, दिल्ली में 7 सीट है, 6 सीट में टिकट काट दिया गया। साहब सिंह वर्मा जी का बेटा का टिकट काट दिया गया और सुषमा स्वराज जी की बेटी को टिकट दे दिया गया। आए परिवार का सवाल यह है कि क्या वो 6 सांसद काम नहीं करते थे? अगर काम नहीं करते थे तो
उनका टिकट काटा गया तो इस क्षेत्र के जो सांसद हैं उनको क्यों टिकट दे दिया गया है, इस पर जरा आप लोग विचार कीजिएगा। और वो विपक्ष को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री जी के नाम से वोट मांगते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते हैं कि 10 साल में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता के लिए क्या किया है। आजकल मीडिया वाले लोग यहाँ खड़े हैं, मीडिया वाले कहते हैं कि 14,000 करोड़ का काम किया है, मीडिया में वो बोल रहे हैं। आप लोग बता दीजिए, माननीय सांसद जी का 14,000 करोड़ का काम दिखाई देता है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? या तो सरकार ने 14,000 करोड़ रुपया दिया नहीं, या 14,000 करोड़ अगर रुपया दिया तो उसका हुआ क्या, उसका हुआ क्या? तो जब वोट मांगने आएंगे तो माननीय सांसद से पूछिएगा, सांसद जी बताइए 14,000 करोड़ में कितना जीरो होता है, क्योंकि 10 साल में तो आपने सिर्फ जीरो ही दिया है। 12 फरवरी 2016 को कन्हैया गिरफ्तार किया गया, 2 मार्च 2016 को जमानत मिली और 3 मार्च को कन्हैया जेएनयू में भाषण देता है। उस रात कन्हैया ने क्या शानदार भाषण दिया। जिस दौर में विरोधी दल के नेताओं के पास मोदी और शाह को घेरने की भाषा नहीं बची थी, उनकी जुबान लड़खड़ा जाया करती थी, उस रात कन्हैया ने जेएनयू में उस भाषा की बुनियाद रख दी और उस हिम्मत की भी। तय कर दिया कि कैसे बोलना है और मुकाबला साफ साफ करना है। यही वो भाषण था जिसने कन्हैया को हताश लोगों का कन्हैया बना दिया। राजनीति पर धर्म इस तरह हावी हुआ कि लगा कि अब इस धर्म की राजनीति का जवाब किसी के पास नहीं, मगर कन्हैया ने तभी इसकी काट खोज ली थी। आज नामांकन के बाद उसे और धार दे दी। और एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि धर्म का क्या मतलब होता है। धर्म का मतलब होता है निर्बल को शक्ति देना, धर्म का मतलब होता है सत्य के साथ खड़ा होना। कृष्ण जेल में पैदा हुए, चाहते तो सत्ता की तानाशाही के सामने झुक करके मामा कंस के दरबार में अपने लिए एक सीट पक्की कर लेते, लेकिन भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने कंस के दरबार में जाना स्वीकार नहीं किया, गोकुल वासियों का गाय चलाना स्वीकार किया। इसीलिए आज जब मैं आपके बीच खड़ा हूं, ये इतिहास का एक शानदार संयोग है। इतिहास का शानदार संयोग ये है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने एक आदरणीय महिला को, मैं हर महिला का दिल से सम्मान करता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश की एक आदरणीय महिला के गले में मंगलसूत्र डाला। उस महिला का नाम यशोदा है और मेरा नाम कन्हैया है। तो याद रखिएगा कि इतिहास का संयोग है कि हम गंगा किनारे पैदा हुए, हमारी जन्मभूमि गंगा के किनारे है और आज हमारी कर्मभूमि यमुना का किनारा बन रहा है। और हम किताबों में पढ़ा करते थे कि या कदम का पेड़ अगर ना होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता तीरे। एक ही सांस में सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता के सहारे कन्हैया ने गंगा, यमुना और यूपी बिहार को जोड़ दिया। कांग्रेस में हिंदी पट्टी की भाषा, संस्कृति और रूपक समझने वाले नेता कम हैं। कन्हैया ने उनकी कमी आज पूरी कर दी। नरेंद्र मोदी ने भारत की राजनीति को 10वीं क्लास का ललित निबंध बना दिया। उनके भाषणों का स्तर ऐसा ही है। कन्हैया उस क्लास में यूनिवर्सिटी की डिग्री लेकर आ गया है। 2019 में कन्हैया ने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और गिरिराज सिंह से हार गया। उसके बाद कन्हैया ने सीपीआई छोड़ दी, कांग्रेस में आ गया। उस चुनाव में कन्हैया के लिए कैंपेन करने वालों में वामधारा के कई छात्र संगठन शामिल हुए। दिल्ली से और अन्य शहरों से तमाम लोग बेगूसराय गए थे। क्या इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली में कन्हैया के पुराने समर्थक फिर से जुटेंगे और उसकी लड़ाई को मजबूत बनाएंगे? अब भी कन्हैया के तेवर वही हैं, जेएनयू वाले, लेकिन राजनीति की समझदारी उसमें आ गई है। उसके समर्थकों की संरचना भी बदल गई है। मगर कांग्रेस में शामिल होकर वह पर्दे के पीछे काम करना सीख गया है और पार्टी के प्रचार के लिए देश भर में बुलाया जाता है। उम्मीदवार बनने के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं से जाकर मुलाकात की। सुनीता केजरीवाल से लेकर संजय सिंह से मिले। कन्हैया को यह बात समझ में आ गई है कि चुनावी राजनीति में जोड़ते हुए चलना होता है और कन्हैया ने अब जोड़ना सीख लिया है। कन्हैया को हराने के लिए आरएसएस और बीजेपी और गोदी मीडिया सब अपनी पूरी शक्ति झोंक देंगे, लेकिन बेगूसराय से हार कर भी कन्हैया चुप नहीं रहा, वो बोलता ही रहा। नामांकन भरने से पहले भी कन्हैया ने देश भर में कई रैलियों को संबोधित किया है। नेता केवल चुनाव जीतने और हारने से नहीं बनता है, वह जो होता है। गोदी मीडिया अब कन्हैया को दिखाए बिना दिल्ली चुनाव को कैसे कवर करेगा, उसका संकट बढ़ गया है। जिसे खलनायक बनाया, दिन रात डिबेट के जरिए उसे बदनाम किया, उसका सामना गोदी मीडिया कैसे करेगा?
उत्तर पूर्वी दिल्ली की बड़ी प्रवासी आबादी में उत्तर भारत के तबाह होते देहातों, कस्बों और गांवों की कहानियां छिपी हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें अपने गांव, कस्बे में जिंदा रहने लायक, सम्मान के साथ जिंदगी बसर करने लायक काम मिला होता तो ये शायद मजदूरी करने, रिक्शा चलाने, सफाई करने जैसे कामों में खुद को खत्म करने के लिए दिल्ली नहीं आते। यही लोग हैं जो दिल्ली को बनाते हैं, इसे संवारते हैं। यही आबादी थी जिसे कोविड के उस भयावह दौर में सरकारों ने अकेला छोड़ दिया। कितने लोग सड़कों पर पैदल ही निकल गए हजारों किलोमीटर का सफर तय करने कि मरेंगे तो अपने गांव में जाकर मरेंगे। जाने कितने गांव पहुंच पाए, कितनों को वो मौत भी नसीब नहीं हुई। आज कन्हैया उसी प्रवासी गरीब गुरबा आबादी की आवाज बनकर खड़ा होने आया है। उसका ई रिक्शा पर बैठकर नामांकन करते जाना सिर्फ प्रतीक भर नहीं, यह अपने आप को उस प्रवासी मजदूर मेहनत कश से जोड़ना है जिसे यह शहर हमेशा आउटसाइडर बताता रहा है। कन्हैया को भी तो आउटसाइडर कहा गया। लेकिन मैं समझता हूं कि जो मौजूदा शाह तानाशाह है, ये सिर्फ आपसे वोट नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि दोबारा आपके ऊपर अंग्रेजों की गुलामी थोप दी जाए। ये चाहते हैं कि इस देश में जो संविधान बना, बापू ने जिसके लिए खून बहाया, बापू ने अपनी जान गंवाई। शहीद बापू कहा करते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको जन्नत दे। बापू जी इस देश में जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि संविधान की व्यवस्था में चाहे हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला इंसान हो या जूता सुनने वाला इंसान हो, सबका वोट बराबर होगा। यह जो संविधान की ताकत है, उस संविधान की ताकत को आप कमजोर कर रहे हैं। इसी के साथ कन्हैया की राजनीति उसी दिल्ली में